Dear students, welcome to the biology class. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. आज हम पढ़ेंगे कि ये नेफ्रॉन जो है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये काम कैसे करता है. जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में पेयर ऑफ किडनी होती है और इस किडनी का काम होता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करती है. बिकॉज अगर मेटाबॉलिक वेस्ट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता जाए बॉडी के अंदर, that prove to be poisonous or hazards for the health. और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो मर जाएगा. डेट इज वाई को पता होगा कि जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं उनके ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है, जिसे बोला जाता है डायलिसिस. फिर उसे घर में लाया जाता है तो वो आर्टिफिशियल जो ब्लड आर्टिफिशियल तरीके से उसके ब्लड को साफ किया जाता है. तो नेचुरल तरीके से ब्लड को साफ करने के लिए जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है वो किडनी है. किडनी में भी ब्लड की फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में, दैट इज नेफ्रॉन के अंदर. कैसे ब्लड को फिल्टर किया जाता है और क्या क्या उसके स्टेप्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक ह्यूमन बीइंग में एवरेज जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी के अंदर अबाउट 6.8 लीटर ब्लड होता है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक दिन में अबाउट 1100 से लेके 2000 लीटर ब्लड जो है वो किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए. सोचिए कितना कि 6.8 लीटर अप्रोक्सीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है और पूरे दिन में वो किडनी के पास कितनी बार जाता है? अराउंड 275 टाइम्स. इसका मतलब किडनी हमारी 1100 से 2000 लीटर ब्लड को पर डे में फिल्टर करती है. ऐसा मत सोचिए किडनी क्या करेगी, ब्लड एक बार आया चला गया दूसरी बार ब्लड उसमें नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है. हमारी बॉडी लगातार मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है और लगातार ही उसे डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत होती है. आप जब भी खा रहे हो बॉडी के अंदर कंज्यूम हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा ही होगा. तो यहीं से पता चल जाता है कि किडनी की कितनी अहमियत है कि एक दिन में अबाउट 275 टाइम्स ब्लड जो है वो किडनी के पास जा रहा है फिल्टर होने के लिए. और हमारी किडनी की क्षमता क्या है, इसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है? अबाउट 125 ml पर मिनट. एक मिनट में 125 मिलीलीटर ब्लड हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करती है एक मिनट में. और एक घंटे में कितना होगा आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक दिन में कितना होगा आप 60 इंटू 24 और ऐड कर दीजिए तो वो आपको डाटा दिखा देगा कि एक दिन में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है. हमारी किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है वो फॉलोइंग स्टेप्स की तरीके से करती है. सबसे पहले जो स्टेप है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. ठीक है, पहले स्टेप में ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है. दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. तीसरा है हैनली लूप. फोर्थ इज डीसीटी, सीटीडी एंड सीडी में क्या होता है एंड लास्ट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन. तो मेनली अगर आप देखा जाए तो पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन है एंड तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन है. अगर मैं यहाँ रेक्टिफाई करना चाहूँ तो इसे मैं अलग से हेडिंग नहीं दूंगा, इसे मैं इसके सब हेडिंग में डाल देता हूँ. और मेनली कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप. पहला ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रही है, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन हो रही है और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है. चलो देखते हैं कैसे ये स्टेप्स के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है. तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लोमेरुलस क्या है. ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, और ये कहां पे होता है? बोमेन कैप्सूल के बीच में. तो ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई हो रही है बाय एफरेंट ब्लड वेसल और ब्लड वापस जा रहा है बाय इफरेंट. ठीक, क्योंकि कैपिलरी जो है वो आर्टरी से पतली होती है, नैरो होती है,
सो पीछे से जो ब्लड आता है यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ जाता है। आप मोटर से पाइप को चला रहे हैं, जितना आप पाइप को आगे से दबाओगे, नैरो करोगे, इतना पानी दूर जाता है। सो जब भी किसी चीज की ब्लड वेसल की अगर डायमीटर को आप छोटा कर दोगे तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ग्लोमेरुलस में जैसे दैट इज दिस वन, तो ग्लोमेरुलस जो है ये ब्लड को सप्लाई कर रहा है टू द वोमेन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस में क्या है, यहाँ पे पोर्स होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, वहां पे पोर्स होते हैं, और वोमेन कैप्सूल में भी पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, इधर भी पोर्स है और यहाँ इस कैपिलरी में भी पोर्स है। क्योंकि दो जगह पोर्स है, जो ब्लड दे रहा है उधर भी पोर्स है और जहां पे ब्लड जा रहा है वहां भी पोर्स है। ये पोर्स का साइज कुछ इस तरीके से होता है कि पानी यहां से बाहर निकल आता है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं वो भी यहां से बाहर निकल के आ जाएंगे कैपिलरी से, कहां पे, वोमेन कैप्सूल में। लेकिन ब्लड के सेल या ब्लड के प्रोटीन वहां से निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, यहां पे ब्लड से आप अलग कर रहे हो पानी और उसमें प्रेजेंट सब कुछ जो आपने खाया हुआ है, सारे मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वो सब यहां से निकल के किडनी के पास आ चुके हैं। ठीक, अब पीछे क्या बच गया, पीछे थोड़ा बहुत पानी जो प्लाज्मा दैट इज जिसमें प्रोटीन है, और WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स, बाकी जो सेल्स है। अब ये यहां पे आ चुके हैं। ठीक है, मैंने यहां पे दिखाया ये पोर्स और स्लिट, ये दोनों यहां और यहां प्रेजेंट है। इस पोर्स की वजह से क्या होता है, ये अलाउ करता है वाटर और आयंस टू मूव। ठीक है, ये यहां पे देखिए, ये ब्लड वेसल है, यहां से वाटर और आयंस जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। ठीक, लेकिन ये जो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई तो प्रेशर होगा, किस प्रेशर से, एट ए प्रेशर ऑफ 75 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो कितने प्रेशर से ये पानी ब्लड वेसल से निकल के along with nutrients, we call it as ions and glucose, amino acid, हार्मोन, कितने प्रेशर से आ रहे हैं, ये 75 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब जितने प्रेशर से बाहर आ रहा है ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, जब ये प्रेशर से पानी और प्लस जितने भी इसके साथ कंटेंट है वो इधर आ रहे होंगे, उसी वक्त क्या होगा, उसी वक्त दो चीजें अपना काम करना शुरू कर देती हैं। एक है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन और दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ट्यूब्यूल। तो क्या होगा कि सोचिए ये ब्लड वेसल है और उस ब्लड वेसल से पानी प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह नीचे निकल के आ रहे हैं, तो जो पीछे प्रोटीन बचा, प्रोटीन की क्वालिटी क्या होती है, ये वाटर को, ये फ्लूइड को रिटेन करके रखते हैं। तो जैसे ही ये पानी along with न्यूट्रिएंट्स नीचे आ रहा है तो प्रोटीन उसे वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है कि वो फ्लूइड को रिटेन करता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाला प्रेशर कितना है, जितने प्रेशर से वो वापस बुलवा रहा है 30 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो 75 mm ऑफ मर्क्यूरी से 75 mm ऑफ मर्क्यूरी, मतलब 75 के प्रेशर से वो बाहर आ रहा था, लेकिन 30 के प्रेशर से वो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ट्यूब्यूल, तो जिस प्रेशर से ये पानी नीचे आ रहा है नीचे की तरफ, तो आपने देखा होगा जब आप किसी चीज के ऊपर, जैसे पाइप है, पाइप को हाथ के ऊपर ऐसे रखें तो पानी का प्रेशर तो इधर लग रहा है आपको, लेकिन चूंकि ये सामने पानी इसके ऊपर गिर रहा है, उसका भी एक प्रेशर जनरेट होगा जो उसे बैकवर्ड मूवमेंट देगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो वाटर के प्रेशर से जो अपोजिट फोर्स जनरेट हो रही है वो भी इसे वापस ब्लड वेसल में भेजने की कोशिश करेगा, और वो प्रेशर कितना होता है, 20 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो अब देखिए 75 mm ऑफ मर्क्यूरी से पानी बाहर आ रहा था along with the nutrients and hormones, minerals etc. लेकिन क्या हुआ, 30 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रोटीन की वजह से वो प्रेशर माइनस हो रहा है, और 20 mm मर्क्यूरी जो प्रेशर जनरेट हुआ ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो भी उसे माइनस कर रहा है। ओवरऑल प्रेशर कितना रह गया, नेट प्रेशर
25 mm ऑफ मर्करी। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के टाइम पे नेट प्रेशर होता है वो होता है 25 mm ऑफ मर्करी। ये mm ऑफ मर्करी क्या होता है, ये सिंबॉलिक होता है जो हम प्रेशर के टाइम पे डिनोट करते हैं, ये कितना प्रेशर है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ब्लड वेसल से जब वो फिल्ट्रेट बाहर आ रहा था वो 75 mm मर्करी के प्रेशर से बाहर आ रहा था, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वो नेट प्रेशर सिर्फ 25 mm ऑफ मर्करी रह जाता है। अब ये जो 25 mm मर्करी प्रेशर है इसे आप याद रखिए क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे क्वेश्चन आता भी है कि द नेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इज, तो बड़े सारे ऑप्शन आते हैं, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 75 को बड़ा होता है उसी को टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपने 25 mm ऑफ मर्करी प्रेशर टिक करना है। सेकंड बात है कि जो यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां पे ये फ्लूइड निकल के यहां पहुंचा हुआ है, ये जो प्रोसेसिंग है वो वाली प्रोसेस, यहां से ये फ्लूइड यहां से निकल के यहां पे आ गया, उस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्योंकि ये इतनी नैरो है कि सब कुछ बाहर नहीं आता, सिर्फ वही बाहर आता है जो स्पोर के साइज से छोटा होता है, तो इसे बोला जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और ये जो फिल्ट्रेट यहां पे आया इसे बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है और अल्ट्रा फिल्ट्रेट वो वाली चीज है जो यहां पे अब पहुंच चुकी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें यहां पहुंच चुकी है, उसमें क्या क्या है मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें वाटर है, इसमें आयंस है, इसमें हार्मोन है, ठीक, इसमें फूड मटेरियल होगा जो आपने खाया हुआ है, और वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट। ऑब्वियसली बात है यहां भी पोर्स है और ये कहां जाएगा, अब नीचे की तरफ टुवर्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब सोचिए कि जो हमने खाया, जो भी पिया, अगर सबका सब बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो हम जिंदा रह सकते हैं? नो, नेवर। अगर हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होकर ब्लड में जा रहा है और ब्लड उसे फिल्टर करके बॉडी से बाहर भेज देगा, तो हमारे टिश्यू को कैसे मिलेगा, हमें ताकत कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये सारी चीजों को बॉडी के बाहर नहीं भेजना है, इसे फिर से रीअब्सॉर्ब करना है। रीअब्सॉर्ब का मतलब किडनी से वापस ले लिया जाए, किडनी के अंदर वही चीजें बाहर निकाली जाए जो बॉडी को नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो चीजें तो इसके साथ मिक्सअप है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। जो जो हमारी बॉडी को चाहिए वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर से बॉडी उसे वापस ले लेगी, और जो नहीं चाहिए था उसे बॉडी से बाहर धकेल दिया जाएगा, ठीक। अब क्या चीज किस स्टेप में कहां से वापस आती है वो हम यहां पे पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में पढ़ा था कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर होता है यहां पे, जिसे बोलते हैं रीनल कॉर्पसल और माल्फिजियन बॉडी, फिर होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये यू शेप है, इसे लूप ऑफ हेनली कहा जाता है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये क्लटिंग डक्ट, ठीक है। मैं इसको रिपीट आपको इसलिए समझा रहा हूं सो दैट आपके दिमाग में आप उसे रिवाइज कर सके, क्योंकि जो पिछला वीडियो आपने पढ़ा है उसकी नॉलेज को हम यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। तो ये देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है कि जो भी मटेरियल अब यहां से निकल के, ब्लैक मार्कर से मैं यूज करके बताऊंगा कि जो भी मटेरियल यहां पे पहुंच गया था अब वो नीचे आ जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। अब इसमें बहुत कुछ है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी है और बहुत चीजें भी हैं जो बॉडी को चाहिए। अब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो 100% ग्लूकोज जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वो यहां से बाहर आ जाएगा। अमीनो एसिड भी बाहर आ जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, वाटर, यूरिया एटसेट्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एटसेट्रा, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि अगर रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ तो बाया यूरिन ये बॉडी से बाहर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो बॉडी क्या करती है, मोस्टली 100% जो ग्लूकोज है इसे यहीं पे रीअब्सॉर्ब कर देती है
और ये मैंने लिखा हुआ है कौन सी प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है एट द टाइम ऑफ फंक्शनिंग। तो यहाँ पे एनर्जी को यूज किया जा रहा है ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने के लिए, अमीनो एसिड सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि 100% ग्लूकोज यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। अगर हमारे यूरिन में थोड़ा सा भी ग्लूकोज देखें तो हम बोलते हैं उसको डायबिटीज होगी। सो एफिशिएंसी इतनी है कि 100% ग्लूकोज, आपने जो चपाती खाई, आपने जो भी फूड खाया, वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया हुआ है वो पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब यहीं से होना चाहिए इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे मैं पीसीटी कहता हूं। ये वो रीजन है, ठीक। तो फिर आता है आपका लूप ऑफ हैंडलिंग, जिसे हैंडलिंग लूप भी कहा जाता है, दैट इज दिस वन। इसके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिंब, डिसेंडिंग लिंब मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये है इम्परमिएबल टू आयंस, वाटर एंड यूरिया। तो कहता है कि इसका पहला पार्ट, देखिए मैंने वाटर के आगे ग्लास लगाया हुआ, तो पहला पार्ट जो है वो इम्परमिएबल है, इसमें से कुछ भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। इम्परमिएबल होता है जिसमें से कुछ भी रीअब्सॉर्ब, कुछ भी पास ऑन नहीं होता हो, उसे इम्परमिएबल बोला जाता है, ठीक। सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट, फ्रीली परमिएबल टू वाटर, तो उसमें क्या होगा, पानी जितना भी था वो फ्रीली परमिएबल है, वो बाहर आ जाएगा। तो पहला पार्ट लूप ऑफ हैंडली है जो टोटली इम्परमिएबल है, उसमें से कोई भी आयन, कोई भी वाटर बॉडी से बाहर नहीं आ सकता है, सॉरी नेफ्रॉन से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है वहां से वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो सकता है, क्योंकि अगर वाटर यहां से रीअब्सॉर्ब हो जाए, जो पीछे बच जाता है फिल्ट्रेट, वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का मतलब जिसमें पानी कम और आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। क्योंकि पहले क्या था, पहले भी देखिए इसमें आयंस और ये जो वाटर है ये ऑलमोस्ट इकट्ठे चल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आयंस को निकाल दिया, थोड़ा मोस्टली वाटर भी बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक टाइप का बन गया था, वाटर और आयंस बराबर बराबर है। अब आपने पानी निकाल दिया, अगर पानी ज्यादा निकल जाएगा पीछे आयन ज्यादा रह जाएंगे, आयन ज्यादा है पानी कम है, तो गाढ़ा पानी बन गया, जैसे आपकी लैंग्वेज में बोला जाए, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। असेंडिंग लिंब, अब बात करते हैं जो लिंब ऊपर की तरफ जा रही है। असेंडिंग लिंब इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये जो असेंडिंग लिंब है इसमें से पानी बाहर नहीं आएगा, ये इम्परमिएबल है। इसका पहला पार्ट असेंडिंग का परमिएबल टू सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, तो पहला पार्ट जो है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के लिए ये परमिएबल है। परमिएबल मतलब ये बाहर जा सकता है। सेकंड पार्ट परमिएबल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी परमिएबल है सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, क्लोराइड के लिए, लेकिन इसमें ये बाहर तभी आएंगे जब एनर्जी को यूज किया जाएगा, दैट इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहला पार्ट जो था असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब जो ऊपर जा रहा है, तो पहला पार्ट जो था वो परमिएबल है, फ्रीली वो आराम से बाहर जा रहा है। दूसरे पार्ट में से यही चीजें बाहर जा रही हैं बट एनर्जी को यूज करके। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब बात की जा रही है इस वाले पार्ट की, तो मैं यहां पे थोड़ा दिखा देता हूं। ये जो पार्ट था इसे हैंडली लूप कहा जाता है। अब ये जो पार्ट है यहां तक, इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाएगा। तो कहता है कि इस पार्ट में क्या होगा, तो इस पार्ट, ये वाला पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है नेफ्रॉन का। ये पार्ट क्या करता है, ये काम अपने वेरी करता है। जैसे इसका काम रीजन है, मैंने ग्लूकोज पूरा रीअब्सॉर्ब करना है, मैंने अमीनो एसिड, हार्मोन सारे रीअब्सॉर्ब करने हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव है, ये अपना काम वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब पहली सिचुएशन लेके चलिए कि आपने दिन में पानी कम पिया था,
अगर आपने दिन में पानी कम पिया था, नेचुरली यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगा, और जब भी यूरिन करने जाओगे वो बड़ा डार्क कलर का होगा, येलो कलर का। क्यों? क्योंकि पानी कम है और मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा निकल रहा है। ठीक, तो जब आप पानी कम पीते हो तो बॉडी को तो पानी की जरूरत है, वो तो पानी को उतना नहीं निकालेगी जितना आप नॉर्मली पानी पीते हो। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी ट्राई करेगी जितना पानी सेव हो सकता है उतना कीजिए, और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे बाहर निकालिए। तो उसके लिए क्या होगा कि कम पानी की वजह से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था, ये फंक्शन करेगा। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो सिग्नल देगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक्ट करेगा डिस्टल कॉन्ट्रैक्टर ट्यूब्यूल में, और वाटर जो है ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पानी और रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ताकि आगे पानी कम जाए। तो यहाँ से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है इन द डिस्टल कॉन्ट्रैक्टर ट्यूब्यूल, इन द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ब्लड आल्सो। तो यहाँ तीनों जगह पे पानी की रीअब्सॉर्प्शन होगी अगर आपने पानी दिन में कम पिया हुआ है। एंड अगर आपने नॉर्मल पानी पिया हुआ, 2 से 3 लीटर पानी पिया हुआ है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, कोई सिग्नल ऐसा उसे पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं मिला होगा। ये था पानी। अगर आपने दिन में खाना कम खाया हुआ है, आपकी बॉडी के अंदर आयंस की कमी हो रही है, देन अगर आयंस की कमी हो जाएगी तो सिग्नल पास ऑन होगा एड्रिनल ग्लैंड को, और एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। अगर आपको याद हो, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही एंडोक्राइन ग्लैंड यूनिट खत्म किया और वहां आपको पढ़ाया गया था कि एल्डोस्टेरोन कहां पे प्रोड्यूस होता है, कौन से रीजन में प्रोड्यूस होता है। तो वो जोना ग्लोमेरुलस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और ये हार्मोन क्या करेगा? आयंस को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब कर लेगा ताकि आयंस की कमी बॉडी के अंदर ना हो। अगर आपने नॉर्मल डाइट खाई हुई है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई कमी नहीं है आयंस की, तो ये वाला हार्मोन भी उस टाइम पे काम नहीं करेगा। ये तभी करते हैं जब बॉडी के अंदर अनयूजुअल एक्टिविटी है, आपने कोई कमी पेशी रखी हुई है। देन द लास्ट स्टेप थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि जो ब्लड से आया उसे फिल्टर करके आगे चला जा रहा है, पानी, आयंस, हार्मोन, ठीक है, एटसेट्रा, वो आगे जा रहे हैं। तो ब्लड के अलावा भी नेफ्रॉन की क्वालिटी है, ये जो फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वहां से भी सिक्रीशन खुद ये चीजों को एक्सक्रीट करेगा इनटू द नेफ्रॉन। पहले सारी चीजें कहां से मिली थी? ब्लड से। अब नेफ्रॉन खुद से क्या करेगा? जितने भी सराउंडिंग टिश्यू है, फ्लूइड है, वहां से चीजों को लेगा, जैसे कि क्रिएटिनिन है, ठीक है, या फिर ड्रग जो आप टैबलेट खाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा अगर आप मल्टीविटामिन खाओ या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट खाओ तो जो यूरिन है डार्क येलो का हो जाता है। तो जो भी ड्रग वगैरह होती है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है बाया यूरिन। तो ड्रग भी ट्यूबुलर सेक्रेशन की वजह से एक्सक्रीट होता है, पिगमेंट भी ट्यूबुलर सेक्रेशन की वजह से एक्सक्रीट होता है इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, सम पोटेशियम वो बॉडी से जो है वो क्या करते हैं? ट्यूबुलर सेक्रेशन प्रोसेस से बाहर जाते हैं। तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? ट्यूबुलर सेक्रेशन और जो आम प्रोसेस चल रही है। पहले जो आम प्रोसेस चल रही है कि ब्लड में ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, ब्लड फिल्टर हो रहा था, तो बॉडी से ये बाहर जा रही है। तो ये तो हो गया ब्लड की जो कंट्रीब्यूशन है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या है कि ट्यूब्यूल खुद बॉडी से ये चीजें निकाल के एक्सक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कर रहा है, सिक्रिएट कर रहा है, इन चीजों को बाहर निकाल रहा है। तो कौन कौन सी नई चीज है? क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ये एक्टिवली सिक्रिएट होते हैं, और हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, ये ब्लड से सिक्रिएट होते हैं द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो
अब ये जब सारी चीजें होगी, मतलब जो बॉडी को चाहिए था वो इसमें से निकाल दिया गया, जो बॉडी को नहीं चाहिए था वो इसमें डाल दिया गया, चाहे बाया ब्लड डायरेक्टली आया हो, चाहे ट्यूबुलर सिक्रेशन की वजह से इसमें ऐड ऑन हुआ हो, वो आगे मूव करता है। जो जो बॉडी को चीजें चाहिए बॉडी रीअब्सॉर्ब करती जाती है। जो पीछे बच गया अब क्या होगा, ये बॉडी से बाहर जाएगा और इसे बोला जाता है यूरिन। ठीक है, तो वो वाला कंटेंट जो कलेक्टिंग डक्ट के आगे जाके सीधा पेल्विस में जाएगा या यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, उसे हम यूरिन कहते हैं। यूरिन बर्न इससे पहले हम कहीं नहीं यूज करते बिकॉज अभी यूरिन बना ही नहीं है। तो यूरिन होता है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनली बॉडी से क्या बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिन। ठीक है, तो होपफुली आज आपने देखा होगा कि नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वो एक्चुअल में कैसे काम करता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। होपफुली आज के वीडियो के बारे में आपके मन में अगर कोई क्यूरी होगी तो आप मेरे से बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको क्यूरी नहीं है फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे एक बार फिर से सुनिए। अगर क्यूरी है तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं है तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।